हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, बोले तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की सेकंड और थर्ड जनरेशन, साथ ही उसके साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कब इंसर्ट करना चाहिए, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हमने डिस्कस किए लास्ट क्लास में। उसी के साथ मैंने कहा था सारे के सारे टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन खत्म हो जाते हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन में, वे परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड में हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक मेल स्टरलाइजेशन और एक फीमेल स्टरलाइजेशन। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वह दोनों परमानेंट मेथडों पे रहने वाली है। सारी की सारे एमसीक्यू हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आने वाले डिफरेंट के टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमानेंट मेथड के ऊपर लिखा है, आपके बोर्ड के ऊपर अवेलेबल है हेडलाइन, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। एक बात तो यहां से फिक्स हो जाती है, क्लियर हो जाती है माइंड में कि जब वर्ड परमानेंट आया है इसका मतलब एक बात तय है कि ये टर्मिनल मेथड है, यानी कि भविष्य में अब आपको बच्चों की आवश्यकता नहीं है, चिल्ड्रन नहीं चाहिए। जब किसी व्यक्ति का, किसी फैमिली का, किसी कपल का, जब उसका एक मोटो क्लियर हो जाता है, मोटो बोले तो कि परिवार जितने उसे बच्चे चाहिए थे वह पूरे हो गए, तब वह एक मेथड पर चला जाता है, एक मेथड को अडॉप्ट करता है, उसे परमानेंट मेथड आप कह सकते हैं। मतलब एक चीज जरूरी है, वह व्यक्ति अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन से सेटिस्फाई है, उसे यह कंफर्म हो गया कि मुझे जितने बच्चे चाहिए थे मैंने उत्पन्न कर लिए हैं, अब मुझे और बच्चों की आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन में वह जो मेथड अडॉप्ट करेगा वह मेथड परमानेंट स्टरलाइजेशन कहलाएगा। क्लियर है। चलिएगा, इसके कुछ अन्य नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कॉमन नेम है, जैसे ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके ये भी नाम हो सकते हैं। जैसे एक कॉमन नाम बहुचर्चित आपको देखने को मिलेगा स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन। ऑस्ट्रलाइजेशन का मतलब भी नसबंदी से लिया जाता है और हम परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन में से इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड हो सकता है और इसे बोला जाता है आपका टर्मिनल मेथड। क्या बोल सकते हैं आप? टर्मिनल मेथड। टर्मिनल का मतलब होता है एंड, फाइनल। कॉल्ड टर्मिनल मेथड, कॉल्ड स्टरलाइजेशन। कितने प्रकार का ये हो सकता है और इसका मीनिंग क्या होने वाला है? मीनिंग का मतलब कब काम में लेंगे परमानेंट मेथड। इसका मतलब when pregnancies are not required in future, then you can adopt the permanent method. क्लियर हुआ पॉइंट? तभी काम में लेंगे। यानी कि परमानेंट मेथड, अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट करते हैं? अडॉप्टेड when pregnancy not required, pregnancy not require in future, भविष्य में आपको प्रेगनेंसी की आवश्यकता नहीं है, then you can go for a permanent method। ऐसा नहीं है कि बच्चा हुआ ही नहीं और परमानेंट मेथड, ऐसा नहीं है। कुछ गाइडलाइन भी फॉलो करते हैं हम, पर्टिकुलर गाइडलाइन फॉलो करी जाती है कि यह व्यक्ति इस क्राइटेरिया में आता भी है या नहीं आता। तो याद रखने की बात है कि परमानेंट मेथड के लिए उसकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो जानी चाहिए, जितने उसे बच्चों की आवश्यकता थी वह पूरे हो जाने चाहिए, देन आप उसके बाद परमानेंट मेथड पर जा सकते हैं। क्लियर है। चलिएगा, अब हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे, इसके परमानेंट मेथड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा होता है वाशक्टोमी। दो प्रकार के आते हैं। अगर आप टाइपों को देखोगे, दो प्रकार के टाइप्स हमें नजर आते हैं, एक ट्यूबेक्टोमी है और एक वाशक्टोमी है। मतलब दो टाइप इसके होते हैं। एक होता है
मेल के अंदर और एक होता है फीमेल में। मेल में जो होता है बेटा उसे हम बोलते हैं वासक्टोमी। क्या बोलते हैं? वासक्टोमी, क्योंकि वास डेफरेंस को कट करते हैं। और दूसरा होता है सेकंड टाइप जो उसका होता है उसे हम बोलते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन, और फीमेल के लिए जो होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूबक्टोमी। कौन सा होता है बेटा? ट्यूबक्टोमी। मतलब दो हैं, याद रखना। एक एमसीक्यू यहां से भी बनता है, एक बोनस अंक है छोटी एग्जाम में, जैसे सीएचओ की एग्जाम हो गई, यहां से सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन। एनएचएम की एग्जाम्स होती हैं, इसके अलावा ईएसआईसी की एग्जाम है, रेलवेज की एग्जाम है, यहाँ डायरेक्ट सवाल आता है। इवनली एम्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है, बोनस अंक के रूप में है, डायरेक्ट गलत करना ही नहीं है। समझना है ट्यूबक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब से लिया गया है, और वासक्टोमी यानी वास डेफरेंस से लिया गया है। चलिएगा हम दोनों में सबसे पहले इसे ही स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक इमेज मैंने प्रस्तुत की है, बोर्ड पर देखिएगा, ये इमेज है। इस इमेज में आपको एक जो डायग्राम दिखा रखा है यह ट्यूबक्टोमी का डायग्राम है। मतलब बोले तो फीमेल स्टरलाइजेशन की बात कर रहा है। यह डायग्राम अपने आप में क्या बता रहा है देखिएगा। यह आपके सामने मैंने इंटरनल ऑर्गन्स, वेजाइना भी इंक्लूड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको दिखाया है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आप देखिएगा यह वाली जो ट्यूब दिख रही है यह फैलोपियन ट्यूब है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि इंटरस्टिशियल या इंट्रामुरल पार्ट पहला पार्ट होता है, फिर इस्थमस आना है, फिर एम्पुला आना है, और फिर इनफंडिबुलम या फिम्ब्रिये जिसे हम बोलते हैं लास्ट वाला, इनफंडिबुलम वाला पार्ट। ये चारों पार्ट फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। यहां क्या करते हैं, जो इस्थमस वाला पार्ट है नियर टू द इस्थमस, उस वाले पार्ट को हम कट कर देते हैं। अगर एक साइड को करेंगे तो यूनिलेटरल, दोनों साइड को कर देंगे तो बाइलेटरल। क्लियर है? तो दोनों साइड की, अब देखो आपने पढ़ा होगा ओवुलेशन में अल्टरनेटली ओवुलेशन होता है। एक बार एक मंथ में यह ओवेरी निकालती है तो अगले मंथ में यह निकाल देती है। अगर इसको कट कर दिया तो एक महीने के बाद दूसरी हो सकता है यहां से वो आ जाए और बच्चा प्रेग्नेंट, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, गर्भावस्था धारण कर सकती है। इसलिए क्या करते हैं, दोनों साइड की जो फैलोपियन ट्यूब है उसे कट कर देते हैं, दोनों एंड को लाइगेट कर देते हैं। दिख रखा होगा फैलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट। टाइड यानी बांध देना, TIED, टाइड का मतलब बांधना होता है। आपके सामने यहां दिखाई दे रहा होगा कि दोनों एंड को बांध दिया गया है, कट कर दिया और बांध दिया गया है, ताकि स्पर्म जो है वह ओवम से ना मिल पाए। बोले तो मानो यहां से स्पर्म गति करते हुए आएंगे लेकिन यहीं रुक जाएंगे, और इधर से ओवम आएगा लेकिन यहीं रुक जाएगा, मिल नहीं पाएंगे दोनों। मतलब ओवम और स्पर्म दोनों नहीं मिल पाते हैं, दोनों का फ्यूजन नहीं होगा। जब दोनों मिलेंगे नहीं, मीटिंग नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, और ये परमानेंट है क्योंकि भविष्य में कभी होने की संभावना ही नहीं है ऐसी। तो ऐसी जो प्रोसीजर किए जाते हैं इसे हम बेटा ट्यूबक्टोमी कह देते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके सामने ही लिखा है, एक बोनस अंक डायरेक्ट आ सकता है। ट्यूबक्टोमी का मतलब है फीमेल स्टरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फीमेल स्टरलाइजेशन। पॉइंट क्लियर हुआ? फीमेल स्टरलाइजेशन को क्या बोलना है? आपका आंसर होगा फीमेल स्टरलाइजेशन का नाम होता है आपका क्या? जब भी वर्ड आएगा फीमेल स्टरलाइजेशन आप बोल दोगे फीमेल स्टरलाइजेशन का मतलब होता है आपकी फैलोपियन जो ट्यूब है उसे कट करके रिमूव कर देना। क्लियर है? इट इज कॉल्ड फीमेल स्टरलाइजेशन। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, फीमेल स्टरलाइजेशन का नाम क्या होगा? तो हम इसे बोलते हैं ट्यूबक्टोमी। फीमेल स्टरलाइजेशन कॉल्ड ट्यूबक्टोमी। क्यों कह रहे हैं ट्यूबक्टोमी? इस वर्ड को भी देखिएगा। ट्यूबक्टोमी दो वर्डों से मिलकर बना है। यह है, एक वर्ड है ट्यूब और दूसरा वर्ड है अक्टोमी, यानी कट करके रिमूव करना, टॉमी, ट्यूब का अक्टोमी करना। इस क्यों लिया ऐसा? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज, फैलोपियन ट्यूब होती जो फीमेल की उसे कट करते हैं, इज कट एंड बोथ एंड, दोनों एंडों को
both ends are ligated या आप बोल सकते हो टाइड सेपरेटली, अलग अलग बांध दिया जाता है। मतलब ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, आपने दोनों को कट किया और अलग अलग बांध दिया, सेपरेट। इट इज कॉल्ड, इसी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्यूबक्टोमी, क्योंकि ट्यूब वर्ड आया फैलोपियन ट्यूब से लिया गया है। तो अगर बोला जाए कि ट्यूबक्टोमी का मतलब यानी कि फीमेल स्टरलाइजेशन, क्योंकि यहां पर आपकी जो फीमेल है उसकी फैलोपियन ट्यूब को कट करके दोनों एंडों को लाइगेट कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा आगे बात करते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो पर्टिकुलरली दी गई हैं फीमेल स्टरलाइजेशन के लिए। तो हम बात करेंगे उन गाइडलाइन के बारे में, यानी कि बात करेंगे आपकी ट्यूबक्टोमी गाइडलाइन 2014। ये कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि इन गाइडलाइंस के अंतर्गत क्या बताया गया है, क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप यहां बताया गया है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं एज ग्रुप के बारे में, आपको ये ध्यान रखना क्या क्या गाइडलाइन यहां हैं। आपका पहली इंपॉर्टेंट बात कि अनमैरिड व्यक्ति अगर है, स्पेशली फीमेल, आप उसे ये नहीं कर सकते। तो पहला गाइडलाइन, मैरिड होना जरूरी है। अनमैरिड फीमेल अगर है आप उसे कभी भी ये नहीं कर सकते, यह गाइडलाइन में नहीं आता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, सेकंड, मैरिड फीमेल है और क्या ध्यान रखना है इसके अलावा। सेकंड बात, ये 2014 नहीं 2004 है, 2004, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना, 2004, 2004 में आई थी गाइडलाइन, 2004। क्या कहती है गाइडलाइन? मैरिड है। दूसरा, एज ग्रुप डिनोट किया गया है। एज ग्रुप, एज कितनी होनी चाहिए? तो 22 साल से लेकर 45 साल रखा गया है। ईयर में है ये ना, 22 साल से लेकर 45 साल। क्यों है ये? क्योंकि हम जो मीनोपोज की एज मानते हैं महिलाओं में लगभग 45 साल मानी जाती है। मीनोपोज हो गई उसके बाद आपको आवश्यकता भी नहीं है ऐसी, क्योंकि ओवुलेशन होगा ही नहीं उस तो, इसलिए एज रखी गई है। और 22 साल से पहले बहुत यंग फीमेल, अगर 22 साल से पहले की बात हो रही तो इस फीमेल अगर 22 साल से पहले ही आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब या तो शादी नहीं हुई होगी या फिर वो बच्चों का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएगी। तो 22 साल से 25 साल एक सूटेबल एज है। 45, 22 से 45 साल, 22 मतलब बहुत ज्यादा अर्ली भी नहीं है और 45 का मतलब बहुत एक उस एज में भी नहीं आई है फीमेल जहां मीनोपोज हो सकता है। तो 45 के बाद लगभग मीनोपोज हो जाएगा, इसलिए आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो ये एज क्राइटेरिया। तीसरा पॉइंट, ऐसा भी है कि एज हो गई लेकिन बच्चे नहीं हुए हो तो भी नहीं करवा सकते, तो एटलीस्ट एक बच्चा तो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट 1 चाइल्ड, एक बच्चा हो और उसकी एज 1 साल से ऊपर हो, एंड एज अबव 1 ईयर। एक बच्चा हो, एज 1 साल से ऊपर हो, आप उस फीमेल का परमानेंट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, बोले तो ट्यूबक्टोमी कर सकते हैं। और क्या ध्यान रखना चाहिए? यह मेंटली भी फिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेंटली फिट होनी चाहिए, मानसिक रूप से भी फिट होनी चाहिए। और क्या पॉइंट होना चाहिए ध्यान में रखने की बात है? इसके अलावा इसकी खुद की हिस्ट्री नहीं हो, पहले करवा रखी हो अब दोबारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नो हिस्ट्री ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूबक्टोमी। तो ट्यूबक्टोमी की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अगर पति ने करवा लिए तो फिर पत्नी को जरूरत नहीं है, तो फिर नो हिस्ट्री ऑफ वासक्टोमी,
वासक्टोमी की हिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए। नो हिस्ट्री ऑफ वासक्टोमी, नो हिस्ट्री ऑफ वासक्टोमी ऑफ स्पाउस। स्पाउस बोलते बेटा पत्नी है तो पति स्पाउस, और पति है के लिए है पत्नी, मतलब जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसके बाद में कपल, साथ में जोड़ा। स्पाउस का मतलब जोड़ा, उसके साथ वाला। से मैरिड है तो स्पाउस का मतलब होता है, अगर लड़की है तो, अगर लड़की अपना डेटा मेंशन करती है तो उसका जो हस्बैंड है वो उसका स्पाउस होगा, और लड़के के लिए लड़की स्पाउस होगी। तो यहां पर जो लड़का है उसका मतलब बोले तो हस्बैंड जो है, उस हस्बैंड ने वासक्टोमी नहीं करवाई हुई होनी चाहिए। यहां मैं से मतलब ना कि मैं हिस्ट्री ऑफ वासक्टोमी की बात कर रहा हूं यार सर, फीमेल के वासक्टोमी कैसे होगी, तो ये उसके पति की बात हो रही है। ये सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल करे तो फिर महिला ट्यूबेक्टोमी करनी है। बताओ क्या क्या बातें मैंने बताई। पहला बोला शादीशुदा होनी चाहिए, भाई अनमेरिड के मत कर देना। क्लियर है, जबरदस्ती। अपने कुछ लोग पैसे के चक्कर में फोर्स करते रहते हैं, करवा लो परमानेंट मेथड। भाई ध्यान रखना, हर व्यक्ति को नहीं करवाना है। अभी जिसको जरूरत है बच्चे पैदा करने की उसको नहीं करना है। मैंने एक पहली लाइन बोली है, जब आवश्यकता पूरी हो जाए, बच्चों का क्राइटेरिया पूरा हो जाए, तब आपको करवाना है। तो पहला शादीशुदा हो, दूसरा उम्र का जिक्र करें, ऐसा नहीं 16 साल की महिला के करवा दिया। तो एज ध्यान रखें 22 साल से लेकर 45 साल। 22 से पहले क्यों नहीं, बहुत ज्यादा यंग है, जितने बच्चे चाहिए शायद उतने नहीं हुए होंगे। 45 से बाद में क्यों नहीं, क्योंकि मीनोपॉज हो गई होगी। एक बच्चा जरूरी है, कम से कम एज भी 1 साल से ऊपर हो जानी चाहिए, मतलब थोड़ा स्टेबल हो जाए, ऐसा लगे कि आप परमानेंट मेथड पे जा रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है संतान। क्लियर है। मेंटली फिट भी होना चाहिए, फीमेल मेंटली फिट होनी चाहिए। उसके अलावा उसने कभी भी ट्यूबेक्टोमी नहीं करवाई हो तभी करवाना है, दोबारा मत कर देना, डबल ऑपरेशन कर दो, हिस्ट्री ले लेना, भाई तने पहले करवा रखी, दोबारा आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसका पति भी नहीं करवाया होना चाहिए। कौन सा मेथड, वासक्टोमी वाला। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, आप चले जाइएगा ट्यूबेक्टोमी के ऊपर। क्लियर है जी, ठीक है, आगे बात करेंगे। अब हम बात करें ट्यूबेक्टोमी के टाइपों के बारे में। टाइप्स बोले तो प्रकार, ट्यूबेक्टोमी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप्स इसके आते हैं। टाइप्स देखिएगा, ट्यूबेक्टोमी के टाइप्स की मैं बात कर रहा हूं, कितने प्रकार से आप ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूबेक्टोमी। आपकी जो ट्यूबेक्टोमी है वह कितने प्रकार से परफॉर्म हो सकती है। तो इसका पहला प्रकार है फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी। आपने सुना होगा बड़ा ऑपरेशन, पहले होता था, ये ट्रेडिशनल मेथड है। फिर सेकंड आया लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, ये बहुत ज्यादा परिचित है, लैप्रोस्कोपिक। तीसरा हमारा एक होता है, उसे हम बोलते हैं मिनी लैप, मिनी लैप। और एक फोर्थ होता है फिम्ब्रियक्टोमी, फिम्ब्रियक्टोमी। बताइएगा फीमेल में स्टरलाइजेशन जो आप कर रहे हैं वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। 4 प्रकार से कर सकते हैं। अब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी, लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, मिनी लैप और फिम्ब्रियक्टोमी। फिम्ब्रिया को रिमूव करते हैं, फिम्ब्रिया एंड पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, इट्स कॉल्ड फिम्ब्रियक्टोमी। सुनिएगा इनके बारे में। जो एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी होती है, जो जस्ट मैंने आपको इमेज अभी दिखाई थी, ऐसी कंडीशन है वहां पर जहां क्या हो रहा है, देखिएगा आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब को, यह आपका यूट्रस वाला पार्ट, ये आपकी वेजाइना वाला पार्ट, और ये आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है। क्लियर है। यहां क्या है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब, फिम्ब्रिये, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये ऐसे फैलोपियन ट्यूब होती है। यहां क्या करना है आपको, इस वाली में जो आपकी
एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी है। किसकी बात मैं कर रहा हूं? एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी की। इसमें हम क्या करते हैं, इस जगह से, मतलब आपका जो ये वाला स्थान है, इस जगह पर आपको बीच वाले पार्ट को लेना है। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको रिमूव करना है। ये वाला पार्ट है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब ये है, और इस वाले पार्ट को आपको लाइगेट कर देना है। सेम यह प्रोसीजर यहां भी काम आएगा, इधर की साइड में भी। मतलब बोले तो आपका जो दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब है, बोथ साइड की फैलोपियन ट्यूब जो है उसे आप रिमूव कर रहे हैं। पूरी तरीके से रिमूव नहीं करना है, थोड़ा सा कट, बिल्कुल साफ मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखिएगा ऐसे। यह है एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी। ट्रेडिशनल मेथड था, पुराना मेथड है। क्या करते थे इसमें लार्ज इंसिजन लगता है, बड़ा चीरा, लगभग बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर का चीरा लगता था पहले। पुराने समय की बातें हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम बड़ा ऑपरेशन बोला करते थे। 1.5-2 महीने के लिए महिला आराम किया करती थी। बड़ा ऑपरेशंस जब ज्यादा टेक्निक नहीं थी अवेलेबल, उस समय ये करा करता था, हुआ तक करते थे। इसमें क्या था, इधर से आपका ओवम और इधर से आपका स्पर्म नहीं मिल पा रहे थे। इस प्रकार की जो सर्जरियां होती थी, इसको एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी। कौन परफॉर्म करना था इसे? तो यह परफॉर्म हो रही थी MS OBG में, मास्टर ऑफ सर्जरी, और MS ऑफ डिप्लोमा ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, उनके द्वारा था। और यह वाला ऑपरेशन तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CSC में परफॉर्म होना था। क्लियर है? CSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लार्ज बड़े हॉस्पिटल चाहिए इसके लिए, यह वहां पर परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन है। क्लियर है? लेकिन अभी वर्तमान में मैं बात करूं तो यह परफॉर्म ही नहीं होता है, बहुत कम संभावनाएं हैं, ना के बराबर यूज ले रहे हैं। यह पहला फर्स्ट परंपरागत बड़ा ऑपरेशन। अभी जो काम में ले रहे हैं टेक्निक्स जो हैं, उस कॉल्ड लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। यह हम काम में लेने लगे हैं, लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। जो डायग्राम आपके सामने है बेटा, यह है लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन का। किसका है ये? लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। देखिएगा लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन को, देखिएगा क्या है इसमें, क्या डिफरेंशिएशन है दोनों में, क्या अंतर है, क्या वजह है कि इसे हम बेस्ट मान रहे हैं उससे, वजह क्या क्या है। देखिएगा इंसिजन छोटा लगता है, बहुत कम छोटा इंसिजन होगा। अगर मैं इंसिजन की बात करूं, यहां देखिएगा बहुत कम इंसिजन है, बहुत छोटा इंसिजन है, 1 से 2 सेंटीमीटर का ही इंसिजन लगता है, बहुत कम इंसिजन लगता है। महिला की सुंदरता खराब नहीं होती। ऑपरेशन के बाद में जब बड़ा ऑपरेशन लगता था तो फीमेल के बहुत बड़ा सारा चीरा पेट पर नजर आता था, अम्बलाइकल रीजन के आसपास। जब फीमेल साड़ी पहनती थी तो ब्यूटी डिस्टर्ब होती थी। सेम कंडीशन यहां। अब आपको पता है कि सुंदरता बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से क्या है, इस मेथड को अडॉप्ट ही नहीं किया जाता, कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा है। यह थोड़ा सेफ है, लेप्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, आपका ये वाला आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट है लेप्रोस्कोप, उसे इंसर्ट करते हैं और क्लैंपिंग के सहायता से आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, देखोगा इसको बेंड कर देता है, ऐसे कट नहीं कर रहे, बेंड कर रहे हैं, ऐसे करके बेंड कर देते हैं। इस पे फैलोप रिंग होती है, फैलोप रिंग डाल देते हैं, या क्लिप कर सकते हैं। क्लिप का मतलब पिचका देना, यो क्लिप कर देना ऐसे। और एक होता है इलेक्ट्रोकोएगुलेशंस। इलेक्ट्रोकोएगुलेशन का मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइटिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप डाल रहे हैं, उससे दोनों एंड्स जो है वो सेपरेटली लाइगेट हो जाएंगे, अलग अलग अपने आप ही सीज हो जाते हैं।
इस मेथड को हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। मतलब मैं बोलूं तो किसके द्वारा कर रहे हैं, तो लेप्रोस्कोप के द्वारा कर रहे हैं। और यह जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके कुछ एडवांटेज हैं। क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं देखिएगा, इसके जो पर्टिकुलर एडवांटेज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी के बारे में। लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन क्लियर है क्या है, देखिएगा लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन में, लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन जो आपका होता है इसमें स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, छोटा इंसिजन है, स्मॉल इंसिजन, बड़ा नहीं है, 1 से 2 सेंटीमीटर का ही लगा देते हैं, तो ज्यादा समस्या नहीं है। इंस्ट्रूमेंट जो आप काम में ले रहे हैं इस परफॉर्म करने के लिए इसे, उसका नाम है लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप एक एमसीक्यू यहां से आता है, जब भी लेप्रोस्कोपिक हम ये परफॉर्म करते हैं, इसे परफॉर्म करने के लिए एब्डोमेन को इन्फ्लेट किया जाता है, फुलाया जाता है। अब पेट को फुलाने के लिए सर्जरी आप करेंगे, आप पेट को इन्फ्लेट करना चाहते हैं, तो कौन सी गैस काम में लेंगे? अब हमारा जवाब क्या होगा, जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में तो हमारे पास एक सवाल तुरंत माइंड में आता है कि यार गैस तो सबसे बढ़िया कौन सी है, ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के चक्कर में रह जाते हैं। बेटा याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस कभी भी काम में नहीं ली जाती है, यहां तो CO2 गैस काम में आती है। या तो आप हवा काम में ले सकते हैं या CO2 काम में ले सकते हैं। पहला पॉइंट एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ सवाल है कि लेप्रोस्कोपी में लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करने से पहले फीमेल के एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? जवाब होगा CO2 गैस। दूसरा एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू आपसे बनता है कि अब बताइए, कोई फीमेल है, डिलीवरी के क्या तुरंत बाद में हम ये परफॉर्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, जब तक यूट्रस अपनी वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच जाता। आपने पढ़ा होगा इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इन्वोल्यूशन का मतलब है रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज, तब वहां चला जाएगा तभी आप इसे परफॉर्म करेंगे, वरना यूट्रस बढ़ा हुआ है आप इसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो ये सब बातें आपको इसके लिए ध्यान रखनी है। तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहला एमसीक्यू तो यूज एयर या CO2। एग्जाम में ये सवाल आया हुआ, याद रखना। CO2 गैस टू इन्फ्लेट, इन्फ्लेट का मतलब फुलाना, टू इन्फ्लेट द फीमेल एब्डोमेन, फीमेल एब्डोमेन बिफोर लेप्रोस्कोपी, बिफोर लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी बोले तो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर करने से पहले फीमेल के एब्डोमेन को इन्फ्लेट करना है। बताओ कौन सी गैस काम में ली जाएगी? जवाब होगा एयर और CO2। और आंसर जो एग्जाम में पूछा गया है, CO2 गैस काम में ली जाती है। क्लियर है? चलिएगा एक और पॉइंट बताते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, यह कहां काम में नहीं लेना है, तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन नॉट परफॉर्म्ड, स्टरलाइजेशन नॉट परफॉर्म्ड, नॉट परफॉर्म्ड जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के तुरंत बाद काम में नहीं लेना है। क्यों? ड्यू टू नॉट कंप्लीशन ऑफ, नॉट कंप्लीशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी में पढ़ा होगा, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या होता है? रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज, रिवर्ट बैक इन
प्री प्रेग्नेंट स्टेज। और बेटा इसमें कितना समय लगता है? तो पिप्यूरियल पीरियड लगभग 6 वीक का होता है। कहने का उद्देश्य है डिलीवरी के तुरंत बाद यह परफॉर्म नहीं कर सकते आप। क्लियर है? अब इसे परफॉर्म करना है आपको। कौन परफॉर्म करेगा, किसके द्वारा परफॉर्म होता है ये बात, तो ये भी याद रखें कि लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा? तो पर्सन होंगे जो इसे परफॉर्म करेंगे, मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। नंबर 2, मास्टर ऑफ सर्जरी ऑफ डिप्लोमा ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। डीजीओ का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक। गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक में डिप्लोमा डीजीओ कहलाता है। कहां होगा? तो याद रखना एट सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्लियर हुआ बेटा बात? क्या बात हमने करी? यह जो परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म करेगा एमएस इन ओबीजी, एमएस डीजीओ, कहां परफॉर्म करेगा? या तो सीएससी पर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि यह भी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। चलिएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। और नेक्स्ट आपका है, हमने 2 डिस्कस किए हैं। पहला हमने डिस्कस किया एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी, दूसरा लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। अब बचे हैं मिनी लैप और फिम्ब्रिएक्टोमी। चलिएगा फिम्ब्रिएक्टोमी की बात कर लेते हैं पहले। क्या है फिम्ब्रिएक्टोमी? यह जो दिखाई दे रहा होगा आपका फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया क्या बोलते हैं? एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का अंतिम पार्ट इनफंडिबुलम कहलाता है। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में रहता है और वहां उन्हें फिम्ब्रिये बोलते हैं। इन्हीं फिम्ब्रिये में से एक फिम्ब्रिये बड़ा हो जाता है, उसे ओवेरियन फिम्ब्रिये कहते हैं। और यह ओवेरियन फिम्ब्रिये ही ओवम को, आपका ओवेरी है वहां से टेकअप करता है, लेकर आता है और आगे ले जाकर किससे मिला देता है? स्पर्म से। अगर मैं उस पार्ट को ही रिमूव कर दूं, फिम्ब्रिये को ही रिमूव कर दूं, तो क्या आपका ओवम आकर मिलेगा स्पर्म से? बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंट्री को जो आपका एंट्री है उसे ही आप क्लोज कर रहे हैं। तो फिम्ब्रिएक्टोमी का मतलब क्या हो सकता है बेटा? तो यहां हम करते हैं कट एंड ligate द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और कौन सा पार्ट होगा बेटा? ये फिम्ब्रिये। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ फिम्ब्रिये। आपका जो फिम्ब्रिये वाला पार्ट है उसे आप रिमूव कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फिम्ब्रिएक्टोमी। यानी कि यहां जो फिम्ब्रिये वाला पार्ट है उसे आप रिमूव कर दीजिएगा, ताकि फिम्ब्रिये क्या होता है, इसमें एक फिम्ब्रिये आगे बढ़ जाता है, बड़ा होता है, ओवेरियन फिम्ब्रिये बन जाता है और वही ओवेरी से क्या लेकर आता है? ओवम को। तो इस प्रोसेस को हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं ताकि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो। तो यह फिम्ब्रिएक्टोमी भी एक प्रकार का परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड हो सकता है फीमेल के लिए। तो 3 प्रकार से पढ़ा। एक परंपरागत बड़ा ऑपरेशन एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी, दूसरा लेप्रोस्कोप के द्वारा होने वाला लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन थोड़ा छोटा है, तीसरा है आपका फिम्ब्रिएक्टोमी, यह परफॉर्म होता है। एक होता है मिनी लैप ऑपरेशन। चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मिनी लैप 4th नंबर पर और लास्ट आता है मिनी लैप।
मिनी लैप छोटा है। मिनी लैप जो होता है यह दो प्रकार से परफॉर्म होता है। फर्स्ट है यूनिपोलर और दूसरा है बाईपोलर। यूनिपोलर मिनी लैप और बाईपोलर मिनी लैप। यूनिपोलर बोले तो यूनिपोलर वन साइड और बाईपोलर बोले तो बोथ साइड, दोनों साइड की इंक्लूड की गई है। अगर एग्जाम में सवाल आए कि सबसे बढ़िया फीमेल वाला मेथड है परमानेंट में से, तो आंसर जाएगा यह है बाईपोलर मिनी लैप। इट इज ए लेस फेल्योर रेट एंड लेस कॉम्प्लिकेशन। सबसे कम कॉम्प्लिकेशन और सबसे कम फेल्योर रेट वाला यही होता है। कौन सा वाला? आपका फीमेल के अंदर जिसमें हम मिनी लैप परफॉर्म कर रहे हैं, और मिनी लैप में भी कौन सा बेटा? बाईपोलर मिनी लैप। क्लियर है? इसे कौन परफॉर्म करेगा? तो यह किसके द्वारा परफॉर्म होता है ये भी देखिएगा। मिनी लैप वाला परफॉर्म्ड बाई, इसे परफॉर्म कर सकता है आपका सबसे पहले MS OBG, MS डिप्लोमा ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और ट्रेंड MBBS, यह भी इसे परफॉर्म कर सकता है। ट्रेंड MBBS एट CSC लेवल पर भी ये परफॉर्म हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर फीमेल स्टरलाइजेशंस। क्या क्या हमने बात किया बेटा? फीमेल स्टरलाइजेशन परमानेंट वाले का नाम मैंने बताया, क्या बोलते हैं इसे? आपका जवाब होगा ट्यूबेक्टोमी। पहला इजी सवाल छोटी एग्जाम के लिए, जैसे कि CHO की एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो, ESIC की एग्जाम्स हो, सवाल बनता है। दूसरा सवाल आपके मन में भी बन सकता है कि भाई इसे हम ट्यूबेक्टोमी क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला कि फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? कट करके लाइगेट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। क्लियर है? फिर बात की किस महिला को ट्यूबेक्टोमी करनी चाहिए, बताइए उसके लिए गाइडलाइन क्या होती है। मैंने कुछ क्राइटेरिया बताया। पहला क्राइटेरिया बोला शादीशुदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शादीशुदा ही नहीं है और फीमेल का तुम कॉन्ट्रासेप्शन करवा दो। क्लियर है? तो क्या चीजें होनी चाहिए उसके लिए? जो फीमेल जिसके लिए आपको यह चाहिए उसके लिए क्या क्राइटेरिया ध्यान रखना है? पहला शादीशुदा होनी चाहिए फीमेल। उसके अलावा और क्या बातें ध्यान रखनी है आपको? इसके अलावा जो फीमेल है उसके लिए क्या होना चाहिए? एज ग्रुप 22 से 45 साल होना चाहिए। एक बच्चा उसके होना चाहिए, उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। महिला मेंटली फिट भी होनी चाहिए। उस महिला ने पहले कभी ट्यूबेक्टोमी नहीं करवाया हुआ हो तभी करना है। उसका पति भी वासक्टोमी नहीं करवाया हुआ होना चाहिए। फिर टाइप की बात कर लिए, कितने प्रकार की हो सकती है? मैंने बोला 4 प्रकार से कर सकते हो। परंपरागत मेथड है बड़ा ऑपरेशन एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोप के द्वारा कर रहे हैं। तो लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, गैस याद रखना कौन सी होती है? CO2 फुलाने के लिए एब्डोमिन को। कब नहीं कर सकते? इन्वोल्यूशन से पहले नहीं कर सकते क्योंकि यूट्रस भी होता है। मिनी लैप वाला ऑपरेशन जो है उसमें 2 होते हैं, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल वाला सबसे बढ़िया है, कॉम्प्लिकेशन भी कम होते हैं, और फिम्ब्रिया को रिमूव कर देना फिम्ब्रियक्टोमी कहलाता है। ये सारे के सारे जो हैं यह फीमेल स्टरलाइजेशन के पार्ट्स थे। क्लियर है? अब क्या बातें, एजुकेशन आपने सब कुछ पढ़ा दिया। क्या एजुकेशन ध्यान में रखना है? क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है तो बताना है। एजुकेशन में फीमेल को क्या एजुकेशन देना है? इसके बाद में ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में क्या देना है? सलाह। तो सुनिएगा क्या सलाह दी जाती है। महिला को बोलना है कि उसकी ट्यूबेक्टोमी के बाद में 21 दिन तक उसे एब्स्टिनेंस का इस्तेमाल करना है। बोले तो नो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है 21 दिन तक।
ये बात एजुकेशन में उसे बता देनी है, ध्यान रखने की बात है। क्लियर है? यानी कि एजुकेशन में बोलना है अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स for 21 days after ट्यूबेक्टोमी। ऐसा नहीं हो कि आज ट्यूबेक्टोमी करवाया और कल से आप प्रोसेस स्टार्ट कर दिए, हमने तो परमानेंट मेथड करवा लिया है। ऐसा नहीं करना है, आपको 21 दिन का इंतजार करना है, तभी आपको इसे परफॉर्म करना है। नेचुरल को मेल में भी ऐसा आता है, वहां तो 80 इजैकुलेशन या 3 महीने का इंतजार करना होता है या दूसरा मेथड अपनाना होता है उस मेथड से पहले। तो ये ध्यान रखें आप कि फीमेल स्टरलाइजेशन जो है उसमें भी आपको एब्स्टिनेंस कब तक रखना है, 21 डेज के लिए। एब्स्टिनेंस बोले तो नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसकी पर्ल इंडेक्स सबसे कम 0 होती है। सबसे इफेक्टिव मेथड भी यही होता है। क्लियर है? पहला परमानेंट मेथड फीमेल में होने वाला ट्यूबेक्टोमी खत्म होता है। बात करते हैं आगे वाले मेल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेल की स्टरलाइजेशन परमानेंट मेथड के बारे में। मेल का परमानेंट जो मेथड होता है उसे हम वासक्टोमी के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं वासक्टोमी? पहला एमसीक्यू तो यहां से बन गया छोटी एग्जाम के लिए कि बताओ मेल स्टरलाइजेशन क्या कहलाता है, तो जवाब होगा वासक्टोमी। क्या जवाब देना है बेटा? वासक्टोमी को मेल स्टरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। क्यों कहते हैं इसे ऐसा? तो फिर सुनिएगा, क्योंकि इसमें किसको कट करते हैं? कट एंड रिमूव पीस ऑफ वास डेफरेंस। वास डेफरेंस, जो वास डेफरेंस होती है उसे कट कर देते हैं और उसका 1 सेंटीमीटर का पार्ट हटा देते हैं, दोनों एंड को लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं सेपरेटली। इस प्रोसीजर का नाम होता है वासक्टोमी और मेल स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। अब एक बात सुनिएगा, हमारा भारत देश हम मेल डोमिनेंट हैं। महिलाएं हमारी यहां वनरेबल ग्रुप में आती हैं, दया करने वाले ग्रुप में आती है महिलाएं, क्योंकि पुरुष अत्याचार करते हैं महिलाओं पर। आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी देखे होंगे। लगभग जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैंने पढ़ाए हैं, एक जगह मैंने पुरुष का नाम लिया अब से पहले, वह था मेल पिल, बोले तो गोसीपोल। अदरवाइज आप देखिएगा जितने भी, एक कंडोम मेथड भी होता है, मेल कंडोम मेथड। ये 2 ऐसे मेथड थे जहां पर मेल यूज कर रहा था किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। अदरवाइज आप चले जाइएगा जितने भी कंबाइंड ओसीपी आते हैं, माला डी, माला एन, फेमिलोन, इंजेक्टेबल, सबडर्मल इम्प्लांट, वीकली पिल्स, सहेली, मंथली पिल सुविधा, एवरीथिंग जितने भी तुमने पढ़े हैं, सब कुछ हर मेथड कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ था। मतलब हम पुरुष यूज नहीं करना चाहते इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथडों को, महिलाओं पर डाल दिया जाता है, महिलाएं यूज करती हैं, इसलिए फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ज्यादा हैं, डिवाइसेस ज्यादा हैं। अगर हम बात करें यहां परमानेंट मेथड की, आप किसी भी पुरुष को अगर इसके लिए मोटिवेट करते हो, मोटिवेशन बहुत जरूरी है क्योंकि जबरदस्ती होता नहीं है, मोटिवेशन करना है। अधिकतर पुरुषों के माइंड में जो समस्या होती है वो मैं बताता हूं कि क्यों वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते। उनके मन में पहला विचार तो क्या आता है कि अगर उन्होंने वासक्टोमी करवा ली, इसका मतलब उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो प्लीजर है वो खत्म हो जाएगा, बोले तो इरेक्शन ऑफ पेनिस खत्म हो जाएगा, उनके मन में ऐसा रहता है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस या सीमन इजैकुलेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही समस्याएं यहां नहीं देखने को मिलेंगी। इरेक्शन में कोई समस्या नहीं होती है, इरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है वासक्टोमी से। बात नंबर 2, स्पर्म का इजैकुलेशन, बोले तो सीमन का इजैकुलेशन भी होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुछ मात्रा में जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो नॉर्मल रहता है, स्पर्म बनते रहते हैं। फर्क क्या पड़ता है केवल कि जो सीमन बाहर आ रहा है उसके अंदर आपके स्पर्म की मात्रा नहीं रहती है।
स्पर्म क्यों नहीं आती रहते हैं? क्योंकि आपने वास डेफरेंस को कट कर दिया है। वास डेफरेंस वह रास्ता है जहां से आपके स्पर्म आएंगे, क्योंकि सेल्स ऑफ सर्टोरी आपकी जो टेस्टिस में रहती हैं वो वहां निर्माण कर रही होंगी, और जब इजेकुलेशन होता है तो वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। कहने का उद्देश्य स्पर्म बनते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते, और स्पर्म की एक अपने आप ऑटोलाइसिस इनका होता रहता है, समय पर मरते रहते हैं, इसलिए प्रोडक्शन होता है और मरते रहते हैं, आगे नहीं पहुंच पाते। और जब पार्टनर के साथ में इंटरकोर्स होता है तो वह प्रेगनेंसी की संभावनाएं भी नहीं रखता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर हम बात करें जितने भी मेथड आ रहे हैं, चाहे आप फीमेल का परमानेंट मेथड देखें या मेल का, दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बढ़िया मेथड यह वाला है। मेल स्टरलाइजेशन ज्यादा सेफ है, लेस पेनफुल होता है, दर्द ना के बराबर, कॉम्प्लिकेशन भी ना के बराबर है, इसलिए इसे ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए बीच में तो एंड्रॉयड फोन देने लगे थे पुरुषों को मोटिवेट करने के लिए, और आपका जो राशि मिलती है वो भी ज्यादा मिलती है, प्रोत्साहन राशि ये भी ज्यादा मिलती है इनके लिए। तो गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा है वासक्टोमी के ऊपर, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं कम होती हैं। क्लियर? ये कुछ संदेश था आपके लिए। अब बात करते हैं इसके बारे में, वासक्टोमी क्यों कहा ये मैंने बताया। अब बात करें वासक्टोमी भी कितने प्रकार की हो सकती है, इसके भी टाइप देखिएगा। तो देखो इसके दो टाइप है बेटा वासक्टोमी के। अभी नया मेथड काम में लेने लगे हैं, सुना होगा, बिना चीरा फाड़े के पुरुष नसबंदी, कॉल्ड एनएसवी, नॉन स्कैल्पल वासक्टोमी। यह 1992 से स्टार्ट हुआ है, 1992 से। पहले जो मेथड था वह आपके सामने है ही, वासक्टोमी कह देते थे। तो दो प्रकार से कर सकते हैं, बिना चीरा फाड़े के ऑपरेशन तो एनएसवी, और चीरा फाड़ा करके थोड़ा सा ऑपरेशन कर देना वासक्टोमी कहलाता है। स्कैल्पल का मतलब होता है एक निडल, और सिर आपका आता है ब्लेड, एक ब्लेड को बोलते हैं स्कैल्पल, जिससे हम चीरा लगाते हैं। तो नो स्कैल्पल, बिना चीरा फाड़ा। स्कैल्पल का मतलब ब्लेड, ब्लेड काम में ही नहीं लेंगे, इसका मतलब बिना ब्लेड के ऑपरेशन हो जाना, नो स्कैल्पल वासक्टोमी कहलाता है। इसके लिए स्टरलाइजेशन हुक भी काम में लेते हैं, बताएंगे हम उसके बारे में, सर्जिकल हुक। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं एनएसवी के बारे में। एनएसवी, नो स्कैल्पल वासक्टोमी, नो स्कैल्पल वासक्टोमी कब से स्टार्ट हुआ? जवाब होगा आपका 1992, 1992 से स्टार्ट हुआ है। स्कैल्पल क्या होती है बेटा? तो याद रखना है, सर्जिकल ब्लेड को बोलते हैं स्कैल्पल। सर्जिकल ब्लेड जो चीरा लगाने के लिए काम में लेते हैं उसे हम बोलते हैं स्कैल्पल। यानी कि एक बात तय है, जब ब्लेड काम में आएगी नहीं तो चीरा लगेगा ही नहीं, तो डरने की बात ही नहीं है इसमें। तो नो इंसीजन, बिना इंसीजन के ऑपरेशन होता है एनएसवी, यानी नो इंसीजन, बिना इंसीजन के परफॉर्म होता है एनएसवी। अच्छा है, लेटेस्ट टेक्निक है। एक क्वेश्चन आता है, इसका फंड कौन देता है? तो इसको फंड देता है यूएनएफपीए। इसका पैसा कौन देता है? यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, पॉपुलेशन एक्टिविटी, यह फंड यूएनएफपीए देता है एनएसवी के लिए। एनएसवी का पैसा कौन देता है? यूएनएफपीए। क्लियर है? इमेज देख लीजिएगा एनएसवी की, आपके सामने यह टेस्टिस है, और टेस्टिस में यह जो कैनाल जा रही है बेटा, यह वास डेफरेंस है। याद रखना, दोनों कट करना है। इस जगह पर आपने क्या किया है? वास डेफरेंस को क्या कर दिया है? पैसेज को लॉक्ड कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और इस ऑपरेशन का नाम होता है एनएसवी। यहां बहुत छोटा सा ऑपरेशन लगाते हैं, कट लगाते हैं, बहुत माइनर, और इस कॉल्ड एनएसवी, नॉन स्कैल्पल वासक्टोमी। कोई चीरा नहीं लगाया जाता। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि यह बहुत अच्छा है, पेनलेस है, ना के बराबर दर्द होने की संभावना इसमें रहती है।
अच्छा मेथड है ये तो। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है ये वाला है, वास डिफरेंस को इसमें क्या कर रहे हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर का पीस कट करके रिमूव कर देते हैं। इस वाले में वासक्टोमी में उसमें 1 सेंटीमीटर पहला वाला जो आपका था देखिएगा, इसमें हमने दोनों एंड्स को लाइगेट कर देते हैं केवल, और इसमें तो 1 सेंटीमीटर का पीस रिमूव करते हैं। 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वास डेफिरेंस कट एंड बोथ एंड लाइगेटेड या बाइंड्स, लाइगेट्स बोल सकते हो आप, दोनों को लाइगेट कर देते हैं, लाइगेटेड सेपरेटली। क्लियर है, आपने इमेज में देखा ही होगा, यह होता है वासक्टोमी। क्लियर है। अब अगर हम इनकी बारे में बात करें, कुछ एजुकेशन बहुत जरूरी है। क्या क्या एजुकेशन जरूरी है? सबसे पहली बात, इसके बाद में आपको यूज करना है, यूज एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेना है। कब तक? 3 महीने तक, 3 मंथ या 80 इजैकुलेशन, जो भी पहले, या तो 80 इजैकुलेशन हो जाए या 3 महीने, तब तक आपको दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेना है। यह होने के बाद आप स्पर्म एनालिसिस करेंगे, उसमें सीमन एनालिसिस करेंगे, उसमें स्पर्म चेक करेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब आप स्टरलाइज हो गए हो, अब आप फ्री हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आज हुआ कल से आप चालू कर दें। आप प्रेग्नेंट कर सकते हो फीमेल को कब तक? 3 महीने या 80 इजैकुलेशन तक। तो ये बात ध्यान में रखने की है। इसके अलावा और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं। और क्या एजुकेशन में कंटिन्यू आप ध्यान रखें, आपका जो फीमेल है वह कब तक इसमें प्रेग्नेंट होने की संभावना रखता है। तो मैंने 2 पॉइंट आपके लिए बताया, 80 इजैकुलेशन ध्यान देने की बात है, और दूसरा पॉइंट 3 मंथ, यह आपको ध्यान रखना है। और मेल के लिए क्या जरूरी बातें हैं, एक है बाथिंग नहीं करना है, तो उसे अवॉइड करना है, नहाने को अवॉइड, बाथिंग, भीगना नहीं चाहिए भाई। कब तक? 24 आवर तक, 24 घंटे तक नहाना नहीं है, एक दिन बिना नहाए रह जाओ भाई। इसके अलावा कीप साइट ड्राई और क्लीन, जो साइट है इंसिजन वाली उसको ड्राई और क्लीन आपको रखना है। इसके अलावा स्क्रोटल सपोर्ट करना है, स्क्रोटल सपोर्ट बाय टी बैंडेज, टी बैंडेज बांध लो, लंगोट जिसको हम बोलते हैं, लंगोट आपने देखी होगी, जो एक्सरसाइज जिम वगैरह करते हैं वो लंगोट बांधते हैं ताकि स्क्रोटल सपोर्ट हो। कब तक है? तो याद रखना है अप टू 15 डेज, 15 दिन तक आपको स्क्रोटल सपोर्ट रखना है। नेक्स्ट, अवॉइड करना है साइकिलिंग को, बाईसाइकिलिंग नहीं करनी है, साइकिल मत चलाना है। कब तक? 15 डेज तक, 15 दिन तक ही साइकिलिंग नहीं चलानी है। और स्टिच रिमूव होता है एट 5th डे, 5वें दिन, 5वें दिन पर स्टिच को रिमूव कर देते हैं। यह बात आपको ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंडिया में सबसे ज्यादा फेल्योर की संभावना क्यों हो सकती है इसकी, तो मैं एक बात बोलूंगा, कोज ऑफ फेल्योर ऑफ
वासक्टोमी इन इंडिया, भारतवर्ष में परमानेंट मेथड होने के बावजूद प्रेगनेंसी की संभावना क्यों हो सकती है? कुछ सर्जन ऐसे होते हैं उन्हें वास डिफरेंस पहचान में नहीं आती, काटना था कौन सी ट्यूब को और काट दिया कौन सी ट्यूब को, इस वजह से हो सकता है संभावना। उसे बोलते हैं मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास डिफरेंस। बताओ कौन सी? वास डिफरेंस। जो वास डिफरेंस है उस ट्यूब का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए यह होने की संभावना रखता है। और देखिएगा इसके साइड इफेक्ट बोले या मैं बोलूं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है आपका पहला पेन हो सकता है, एक लोकल इन्फेक्शन हो सकता है और एक स्क्रोटल हेमेटोमा हो सकता है। स्क्रोटल हेमेटोमा। और एक समस्या हो सकती है स्पर्म ग्रैन्युलेशन। स्पर्म चिपक जाते हैं, ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं, फिर दर्द होने लग जाता है। नॉर्मली स्पर्म मर जाने चाहिए 8 से 10 दिन के आसपास से, पहले पहले ही लाइसिस हो जाता है। कई बार स्पर्म बने ही रह जाते हैं, खत्म नहीं हो रहे, तो वो फिर ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं, चिपक जाते हैं, उसे बोलते हैं स्पर्म ग्रैन्युलेशंस। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं आपके मेल स्टरलाइजेशन के बाद में भी। तो दिस इज अबाउट द टोटल मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन, इन दोनों की बात हमने कर ली है। क्या क्या पढ़ा है क्लास में, लेट्स सी। परमानेंट मेथड क्यों कहा? अगर लड़की और लड़का बोले तो कपल्स या मैरिड कपल्स जो हैं उन्हें उनका जो फैमिली प्लानिंग था वो पूरा हो गया, अब बच्चों की आवश्यकता नहीं है, जितने चाहिए थे उतने हो गए, अब वो एक मेथड अपना सकते हैं और वह परमानेंट मेथड है। कब करना है? जब फैमिली प्लानिंग पूरी हो जाए। और नाम किस नाम से जानते हैं? तो स्टरलाइजेशन बोल सकते हैं और टर्मिनल मेथड बोल देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, मेल को क्या बोलेंगे, फीमेल को क्या बोलेंगे? कॉमन सा क्वेश्चन। मेल के लिए वास डिफरेंस है तो वासक्टोमी, फीमेल के लिए फैलोपियन ट्यूब है तो आप काम में लेंगे ट्यूबक्टोमी। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले फीमेल की बात कर लें। फीमेल में ट्यूबक्टोमी है, 2 लाइन शब्दों से बना है, ट्यूब और एक्टोमी। जो फैलोपियन ट्यूब को कट कर कर और लाइगेट करते हैं, इसलिए हम उसे ट्यूबक्टोमी का नाम ले लेते हैं। क्या क्राइटेरिया रखनी चाहिए फीमेल? तो ये क्राइटेरिया मैंने बताया, मैरिड हो, एज 22 से 45 साल हो, एक बच्चा हो जिसकी उम्र 1 साल से ज्यादा हो, मेंटली भी फिट होनी चाहिए, कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए पहले ट्यूबक्टोमी की, और पतिदेव की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए किसकी? आपके वासक्टोमी की। क्लियर है? और सुनिएगा, टाइप्स की बात करते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो 4 प्रकार हैं। परमानेंट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जो था वह एब्डोमिनल ट्यूबक्टोमी, लेप्रोस्कोप से होने वाला लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, दूसरा मिनी लैप जिसमें बाइलेटरल और यूनिलेटरल करते हैं, और फिम्ब्रिया को रिमूव कर देना फिम्ब्रिएक्टोमी कहलाता है। हमने इनकी भी एक एक के बारे में बात की। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आपका ये वाला, देखिएगा ट्रेडिशनल मेथड के बारे में मैंने बात की, बड़ा इंसिजन लगाते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर का। दूसरा फिर हमने डिस्कस किया लेप्रोस्कोपिक वाला, हवा और गैस का याद रखना है, CO2 गैस काम में लेते हैं, छोटा इंसिजन यहां लगता है, और जब तक इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस नहीं हो जाता तब तक ये मेथड काम में नहीं आएगा। फिर मिनी लैप की बात है, इसी लेप्रोस्कोपी को कहां और कौन परफॉर्म करेगा ये बात करें, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में परफॉर्म हो सकता है MS OBG और MS DCO के द्वारा। इसके अलावा मिनी लैप वाला जो है यूनिपोलर और बाइपोलर हो सकता है, बाइपोलर वाला सबसे बेस्ट है, कॉम्प्लिकेशन सबसे कम होते हैं। इसके अलावा कौन परफॉर्म करेगा? MS OBG, MS DGO और ट्रेंड MBBS एट CSC से परफॉर्म किया जा सकता है। क्लियर है? ये आपके सामने मिनी लैब का इमेज है। उसके अलावा फिम्ब्रिएक्टोमी की इमेज मैंने आपके सामने दी, जिसमें फिम्ब्रिए को रिमूव कर देते हैं। एजुकेशन में 21 दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करवाना है, फीमेल को सलाह देनी है। फिर पुरुष नसबंदी,
वास डेफरेंस को कट कर रहे हैं इसलिए वासेक्टोमी नाम दे दिया। एक नया प्रोसीजर आया है एनएसवी, बिना चीरा फाड़े के ऑपरेशन, नॉन स्कैल्पल वासेक्टोमी। फंड कौन देता है? यूएनएफपीए। एग्जाम का एमसीक्यू है, कौन फंड देता है? यूएनएफपीए फंड देता है। एमसीक्यू याद रखना है कि बिना चीरा फाड़े के पुरुष नसबंदी, बिना चीरा फाड़े के पुरुष नसबंदी, बिना इंसिजन के पुरुष नसबंदी जब करते हैं तो उसका फंड कौन देता है? आंसर होगा यूएनएफपीए। फुल फॉर्म क्या है यूएनएफपीए की? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। क्लियर है? इसके अलावा हमने इसका इमेज आपके सामने रखा। यहां आपने देखा होगा वास डेफरेंस कट हो रही है और रिमूव हो रही है, बोथ एंड लाइगेट कर दिए गए हैं। यह बहुत कम पेनलेस होता है, ना के बराबर दर्द देखने को मिलता है। और वासेक्टोमी जो है ट्रेडिशन वाली, इसमें 1 सेंटीमीटर का पीस काट देते हैं वास डेफरेंस का और दोनों एंड को लाइगेट कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी, करने के बाद भी 3 महीने तक आपको एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, या 80 इजेकुलेशन तक आपको दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जिन पॉइंटों में इंपॉर्टेंट बातें थी कि एजुकेशन क्या क्या आपको देना है। तो मैंने बताया था कि एजुकेशन में आपको ध्यान रखना है, अवॉइड करना है बाथिंग को, नहाना नहीं है 24 घंटे तक पुरुष नसबंदी के बाद में। साइड को क्लीन और ड्राई रखना है, स्क्रोटल सपोर्ट देना है, टी बैंडेज बोल सकते हैं, लंगोट बोल सकते हो, ये बांधते हैं 15 दिन तक। बाइसकल नहीं कर ड्राइव करना है, बोले तो साइकिलिंग नहीं करनी है 15 दिन तक। स्टिच को कब रिमूव करते हैं? 5 दिन पर रिमूव कर सकते हैं। भारतवर्ष में पुरुष नसबंदी करवाने के बाद भी फेल होने की संभावना किस वजह से रहती है? आंसर होगा कुछ ऐसे फिजिशियन होते हैं जो सर्जरी के दौरान भूल जाते हैं किसको? वास डेफरेंस को। क्लियर है? और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? पेन है, लोकल इंफेक्शन है, स्क्रोटल हेमाटोमा है और स्पर्म ग्रैन्यूल्स हैं। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ आपके जो कॉन्ट्रासेप्शन वाला प्रोसेस था, परमानेंट मेथड, वो भी खत्म होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव के दोनों मेथड हमने खत्म किए, परमानेंट मेथड भी और टेम्परेरी मेथड भी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वाली क्लास में नेक्स्ट और फ्रेश टॉपिक के साथ में।